हिस्टोरिक साइट पर लाए हैं। ये वेन सांग जो 7वीं शताब्दी के चीनी भिक्षु थे और ट्रैवलर थे। उन्होंने, जैसा कि भारत के हर जगह स्मारकों पे होता है, चाहे वो बड़े नेता की तस्वीर हो या किसी ट्रैवलर की, यहाँ चिड़ियों की बीट है और काफी दिनों से लग रहा है कि यहाँ पे कभी सफाई हुई नहीं है। तो और गूगल मैप आपको फंसा सकता है, वेन सांग की डायरी नहीं फंसाती, डायरी नहीं कभी फंसा सकती। बल्कि जब चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी से यात्रा की थी, तो एक लंबा रास्ता लिया। आप देख सकते हैं पहुंचे तो उसी वर्ष उन्होंने उज्बेकिस्तान में बर्फ से ढके कुछ पहाड़ों को पार किया। बड़ी मेहनत की होगी। नालंदा में वो आए और यहाँ दो बार उन्होंने जो है कि आए, तो यहाँ का जो द्वार पंडित होता था वही इंट्रेंस टेस्ट लेता था। इंट्रेंस टेस्ट उनको फिर 2 साल उनको प्रवेश नहीं मिल पाया था, तो उस तीसरे साल उनको जो है प्रवेश मिला। अच्छा, फिर तो सर 600 कुछ जो है यहाँ से किताबें लेके जाते हैं, 600 कुछ। तो उसमें 73वीं जो किताब थी, रत्नकूट सूत्र है, रत्न कीर्ति सूत्र नाम है आई थिंक, तो उसी का अनुवाद करने के बाद उसी दिन उनका देहांत हुआ। तो कुछ रिपिल मतलब उसके जो कुछ अपने अंश हैं। ओ अच्छा, ये चप्पल पहन के आप देख रहे हैं बुरा भला चैनल। मैं हूं निखिल आनंद गिरी। फिलहाल हम नालंदा में हैं और एक बहुत ही हिस्टोरिक साइट पर लाए हैं। ये वेन सांग जो 7वीं शताब्दी के चीनी भिक्षु थे और ट्रैवलर थे। उन्होंने भारत के कई राज्यों का दौरा किया, भ्रमण किया, और इतिहास में इनसे प्रामाणिक किताबें बहुत ही कम हैं। आपको राजगीर या नालंदा के बारे में समझना है तो आपको वेन सांग का रेफरेंस ज़रूर देना पड़ेगा। तो आज हम इस जगह पे आए हैं जहाँ पर इनकी स्मृति में एक मेमोरियल हॉल तैयार हुआ है, और ये बहुत ही शानदार, देखिए, एक भिक्षु के वेश में इनका यहाँ पे स्टैचू यहाँ लगी है, और पीछे एक मेमोरियल हॉल है जहाँ हम आपको ले चलेंगे। फिलहाल जरा देखते हैं यहाँ पर रख रखाव। यहाँ पर थोड़ा सा जैसा कि भारत के हर जगह स्मारकों पे होता है, चाहे वो बड़े नेता की तस्वीर हो या किसी ट्रैवलर की, यहाँ चिड़ियों की बीट है और काफ़ी दिनों से लग रहा है कि यहाँ पे कभी सफाई हुई नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बनाए हुए स्मारकों का थोड़ा सा देख रेख भी करें। काफ़ी ख़राब हालत में ऐसा कह सकते हैं, और शांति है। ये बहुत बड़ा इलाका है, इनको फिलहाल यहाँ पर समर्पित है। और आइए हम फिलहाल भीतर चलेंगे और देखेंगे कि स्मृति भवन में और क्या मिलता है। पता है यहाँ से आ जा रहा। ये यहाँ पर उनके बारे में लिखा भी है, ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। श्वेन सांग, जिसे हम वेन सांग करते हैं भारतीय बोलियों में, उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक है जिनके जीवन का लक्ष्य मानवीय मूल्यों और जीवन से संबंधित बुद्ध के उदात्त उपदेशों को प्रचारित करना था। और वो यहाँ पर आए और इन्होंने धर्म यात्राएं की, और काफ़ी कुछ हमको जानने को मिलता है। सन 2001 में स्मृति भवन को नव नालंदा महाविहार को सौंपा गया, जिसने इसके जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और विकास के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। स्मृति भवन के पुनरुद्धार का कार्य तथा उसके अंदर का कलात्मक कार्य अब संपन्न हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ घूमने भी आए हैं यहाँ पर, और आइए भीतर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है। सामने एक चाइनीज़ स्ट्रक्चर रखा हुआ है। हमारे साथ धम्म रतन भी हैं। रतन बताएंगे कि ये इसलिए सर क्योंकि कई बार सर सामने आके बात करनी पड़ेगी सर। ये जी, आप बताइए। ये इसलिए भी है ना, जैसे को लोग आते हैं अगरबत्ती जलाते हैं। ये क्या भिक्षु पात्र जैसा है? जैसे हमारे दान पात्र वैसा है? ये वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं। ये लोगों का जैसे देख रहे हैं ना, कुछ लोग अच्छा, अगरबत्ती जलाते हैं, कैंडल। अब कहीं करेंगे तो कैंडल के वो जो है कि वो देते हैं। और ये क्या लिखा है, अगर आप पढ़ पाएंगे? क्या है, किस भाषा में? सर ये चाइनीज में है, ये मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ तो मैं उसको नहीं बता सकता। सामने चाइनीज में उनके सम्मान में कुछ लिखा गया है, और भीतर वो देखिए बड़ी सी मूर्ति है। और वेन सांग हमारे इंतजार कर रहे हैं। आगे चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने नालंदा को कैसे देखा था और हम नालंदा को कैसे बना पाए हैं। ऊपर यहाँ भी शायद चाइनीज में कुछ लिखा है, दीवारों पे भी और पिलर्स पे भी, और बिल्कुल बुद्ध की तरह ही लग रहा है जैसे उनकी मूर्ति बनाई गई है। रतन नहीं, बहुत ही शांति है अंदर, और एक बहुत ही अच्छा, घुसते ही एक अच्छा वाइब्स आ रहा है, बहुत सुंदर फील आ रहा है। जी, संदीप जी हमारे साथ वर्धा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से। अच्छी लगी कि एक तो यह है कि जैसे वेन सांग को देखकर एक यात्री की जो भावना होती है, खासकर 7वीं शताब्दी में, वो भी मानव सभ्यता के संदर्भ में देखना चाहता है भारत को। और आज हमें लग रहा है कि वो आदमी दमरतन ने बताया कि हाँ 25,000 किलोमीटर की जो है यात्रा करी। इतने ज्यादा किलोमीटर यात्रा करके मानव सभ्यता और भारत को जानना चाह रहा है सर। आइए और आज हमें यात्रा करना एग्जीबिशन भी लगा है संदीप सर। एग्जीबिशन है हमारा, देख लीजिए आप। पिलग्रिमेज लेगेसी ऑफ वेन सांग, जो 602 से 664 तक चाइनीज मंक स्कॉलर रहे, और उन्होंने भारत में एक लंबी धार्मिक यात्रा की।
यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में जो कि पढ़ाई की, और जो है कि ये विषय का सर, ये देखिए जो मैं बात कर रहा था हैं कि जो ट्रेवल्स ऑफ वेनसैंग डिस्टेंस ऑफ 50,000 ली। रतन बता रहे थे कि एक ली का मतलब होता है लगभग आधा किलोमीटर, जैसे हमारे यहाँ कोस होता है या मील होता है, वैसे चाइनीज में शायद ली कहते होंगे, जिससे 500 मीटर की दूरी कहेंगे। तो इस तरह से अगर इन्होंने 50,000 यानी कि वेनसैंग ने 25,000 किलोमीटर की यात्रा की होगी 17 साल में, मात्र 17 साल में 25,000 किलोमीटर। सर कितना हुआ, मैथ आपका कैसा है, कितना हुआ एक साल में 25,000 किलोमीटर अगर 17 साल में चलते हैं तो? लगभग मैथ के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना 1000 से अधिक नहीं, 1000 से अधिक किलोमीटर पर ईयर वर्ष। सबसे ज्यादा तो प्रतिवर्ष में से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 1000 किलोमीटर चलने पे उसने देखा क्या। अच्छा, और देखा क्या? और डायरी का रेफरेंस थोड़ा सा बता दीजिए धर्मरतन जी कि हाँ डायरी से मैं बताता हूँ कि नालंदा कैसे, वो शायद इस पे लिखा भी होगा करते जी मैं बताता हूँ। ये देखिए वो चाइना से चांगांग प्रांत से जो है निकले थे, चांगांग प्रोविंस से चले, और ये वो रास्ता है जो लेते हुए उन्होंने ये नाम पढ़ते रहिए जो दिख पा रहा है। हाँ, जो लियांगजाओ दिख रहा है, वो पीछे दिखाऊंगा सर, एक मैप है वो और अच्छे से है। तो वो ये देखिए ये रास्ता पकड़ कर चाइना है अभी, ये चाइना ये पकड़ के फिर उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके रास्ते से होते हुए ये आए, और हम मैं बताऊंगा। और वो रास्ते में अपना नोट्स बनाते चले। हाँ, नोट हर जगह जहाँ गया उसको नोट बना उन किया। सर चाइनीज लोगों को डायरी लिखने की बहुत बचपन से आदत सिखाई जाती है। अच्छा, हर चाइनीज पर्सन जो है वो डायरी लिखता है। अच्छा, तो ये गूगल मैप के जमाने में सर हम वेनसैंग को पढ़ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसको समझना आसान हो गया है कितना ज्यादा। और गूगल मैप आपको फंसा सकता है, वेनसैंग की डायरी नहीं फंसाती, डायरी नहीं कभी फंसा सकती, बल्कि तो आप देख सोर्स के रूप में लिया जब ये भारत में इधर से एंट्री किए हैं तो आप देखिएगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ यात्राएं की, और ये फिर जो है कुछ नाम देखते हैं, कोशिश करते हैं। मथुरा भी है, हाँ, और फिर रामपुर है। ये पुराने नाम है, जैसे संकाश्य है, संकिसा का नाम हम है। बात कर रहे हैं 7वीं शताब्दी की। हाँ जी 600, जैसे आज 2024 चल रहा है तो 624 समझ लीजिए आप इस तरह से। ये कन्नौज का है, और ये मतलब जो विशोका और फिर अयोध्या प्रयाग है जो इलाहाबाद बिहार में आते हैं, फिर तो वाराणसी के बाद गया, बोध गया है, गुरपा, ये जो मतलब जो जगह है। तो पीछे एक मैप है सर, आगे बढ़ते हैं और इधर थोड़ा बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये जो उनको ये दिखा अच्छा, रहे हैं भारत का ये विस्तृत मैप है, कहाँ है ये कहाँ उन्होंने मतलब जो चीजों को कवर किया जी। तो पीछे एक सर मैप है, उसको अच्छे से चलते हैं जी, ठीक है। तो ये और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज देखिए, रीडिस्कवरी ऑफ बुद्धिज्म इन्होंने इनकी सर, जो ये सर ये आपके बहुत एंशिएंट फोटो है, ये 1824 में इन्होंने खींची थी, और ये तब शैवगिरी महंतों के खींची थी, मतलब उन्होंने मतलब बनाई होगी ना, बनाई या खींची जो सॉरी उन्होंने बनाई थी। कि उस समय जो आज बोधगया का मंदिर आप देखते हैं, तो बोधगया के बोधि वृक्ष है, और उस समय जो संप्रदाय के जो महंत रहे होंगे, शैवगिरी महंत जो थे, गिरी जो रहे होंगे, हाँ, तो उन्होंने जो है गिरी महंतों ने उनका एक कब्जा था वहाँ पे। और ये देखिए गणेश की मूर्ति और ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति जो है, अच्छा, कि वो उन्होंने स्थापित करी थी, और ये हिंदू तीर्थ के रूप में जाना जाता था। अच्छा, ये वही वाला गिरी है जो मैं निखिल आनंद गिरी हूँ, वही वाला गिरी हो सकते हैं? हाँ, वो थे। उन्होंने नीचे लिखा हुआ, in 17th CE the desolate महाबोधि टेम्पल वाज ऑक्यूपाइड बाय शेवाइट्स ऑफ गिरी सेक्ट। अरे भाई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपने मुझे भी दी। हाँ, जो गिरी लोग थे ना सर, हाँ, वो वैष्णव नहीं है, वो शैव है। हाँ, मैं निखिल आनंद गिरी हूँ, मुझे पता है। अच्छा जी, जी। वो शैव है। तो ये सर चार्ल्स इन्होंने जो है कि इसको एमेच्योर आर्टिस्ट थे, और उन्होंने महाबोधि टेम्पल को देखा, और इन्होंने पीपल पेड़ वहाँ देखा, और वहाँ पे देखा कि हिंदू कैसे पूजा कर रहे हैं, और उसी तरह से उन्होंने स्केच बनाया। हाँ, तो ये बुद्ध के ज्ञान के पहले का ये नहीं, मतलब ज्ञान 1800 मतलब 18वीं शताब्दी में जो है, जो उस समय का दिख रहा था उनको, वहाँ के हिंदू साधु जो है वहाँ वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, या वो पूजा कर रहे हैं या उनके अंडर में था ये। अच्छा। तो और ये जो चीजें जो है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी खुदाई नहीं हुई थी, तब की जो है ये तो हमें लगता है इन लोगों ने कलर वो कर दिया है। अच्छा। वो उसको जो है कुछ है, नहीं तो ये एक्सकेवेटेड जो अनएक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, एसआई पटना सर्किल का ये फोटो है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बुद्धिज्म की खोज में अपने जो है योगदान दिए हैं। अच्छा। तो ये वो नाम है, कुछ नाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जूलियस हेनरिक लैप्रो, स्टैंसिलियस जूलियन, ये सारी मैं तस्वीरें आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये इस तरह से इन्होंने शायद योगदान दिया है। और इतिहास जैसे सर सबसे जो कहा जाए इंडियन आर्कियोलॉजी का एएसआई के जनक जो कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, और इनका बड़ा योगदान है, या जो जेम्स प्रिंसेप हैं, या जो और लोग हैं उनका योगदान है। जेम्स फर्गुसन है, ये TW राइस डेविड्स हैं, इनकी पत्नी भी थी CF राइट डेविड्स,
अच्छा। इन लोगों ने बहुत काम किया है। तो ये है, और ये सर जो अट्ठ महाठानानी कहते हैं, जो बुद्धिज्म में हाँ। 8 ग्रेट प्लेसेस की बात आई है। अच्छा, कौन कौन से एक बार पढ़ते हैं जरा? तो 8 ग्रेट प्लेसेस में ये ये 8 महाठानानी बुद्धिज्म में 8 ग्रेट प्लेसेस हैं जिसको कहते हैं 8 स्थानानी, मतलब जो वही 8 महास्थान। पहले ये 4 हुआ करते थे। पहला है लुम्बिनी, हाँ, क्योंकि बुद्ध ने वहाँ पे जो है कि जन्म लिया, तो वो है। फिर फिर उसके आता बाद है पड़ता है बोध बोध गया। गया, वहाँ पे 6 साल रहे और वहाँ पे उन्होंने उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर आता है सारनाथ, जो जहाँ पे उन्होंने पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किया। ये सारनाथ की सर जो 1904-5 में खुदाई हो रही थी, उत्तप्त की तस्वीर है सर। इसके बाद आता है राजगीर, हाँ। जहाँ पे हम हैं फिलहाल लगभग हाँ, आसपास। हाँ, ये राजगीर का चित्र जो है 1824 में सर जिन्होंने वो फोटो ली थी बोध गया वाली, हाँ। उन्होंने वहाँ का भी स्केच बनाया था। तो वही चार्ल्स डी ऑलिन है। जी जी। और ये आपके जो है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी से 1870 का ये कौन सी जगह है? संकस्य, संकिसा का जो है कि 1870 में जो है कि ये जगह कहाँ पड़ती है? ये आपके संकिसा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। हाँ। और एक जगह है श्रावस्ती ऊपर, श्रावस्ती है आपके उत्तर प्रदेश यहाँ पे में, उन्होंने बलरामपुर जिले के काफी आसपास। समय गुजारा है। और हाँ। आखिरी जगह है ये वैशाली है, वैशाली। जो उन्होंने ज्यादा समय जो राजगिरी है, और सारनाथ है, और ये कुशीनगर जहाँ उनका एक और जगह परिनिर्वाण है है। जहाँ पे कासिया या रामपुर है, जिसको आज कसिया कसिया। हाँ, जो रामपुरवा है साइट है कुशीनगर, जो जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब उनका देहावसान हुआ। ये 8 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से। अगर आप देख रहे हो तो जरूर इंपॉर्टेंट देखिए। आप एक और मैप बता रहे थे। अच्छा, सामने बड़ा सुंदर, मतलब ऊपर देखिए खूब सारी तस्वीरें हैं जहाँ हम जूम नहीं कर पाएंगे। एक कोशिश करते जूम कर दिखाने की। ये देखिए, ये हाथी पर सवार हैं वेनसैंग। तो यानी कि मुझे लगता है कि उस समय के राजा इनको काफी मदद करते होंगे। हाँ, बहुत राजस्व मिला है, बहुत अच्छा। इनको काफी मदद मिली होगी तब जाकर कर पाए। ये है राजा हर्षवर्धन के ज़माने में आए थे, और उनकी विदाई का ये तस्वीर जो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। और ये सामने मेरे ख्याल से पूरा एक इनका लाइफ स्केच है। मैं सर भी उसको आप समझाएंगे जी, जरा ब्रीफ समझाइए। तो मैं जो बता रहा था आप लोगों को कि कैसे ये जो है कि इनकी कहानी को यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये कई बार रिकॉर्ड में आता है कि 602 ईस्वी में पैदा हुए, कई बार आता है 600 ईस्वी में पैदा हुए। तो 2 साल का अंतर कहीं न कहीं रिकॉर्ड में दिखता है। तो ये बताया हमने लिखा है यहाँ पे कि 600 ईस्वी में एक बुद्धिजीवी परिवार में जन्म हुआ इनका। ठीक है। तो ये जो है कि बचपन में जब ये पैदा हुए, बहुत ही मतलब ना क्यूरियोसिटी इनके अंदर, बहुत जिज्ञासाएं हुआ करती। अच्छा। हाँ। उनको ये होता था कि कौन कैसी चीजें हैं। तो ये इनको देख करके लोगों ने कि ये इतना जिज्ञासु बालक है, तो इनको जो है कि बौद्ध भिक्षु बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि इनकी बौद्ध भिक्षु की दीक्षा हो रही है वहाँ पे। ये दीक्षा हो रही है। ठीक है। तो इनको बौद्ध भिक्षु बनाया जाता है। वो भी मात्र 12 वर्ष की उम्र है। तो 12 वर्ष की उम्र में बौद्ध भिक्षु बनाया जाता है। और जब बौद्ध भिक्षु बनाया जाता है तो इनको एक दिन अचानक से एक पन्ना मिलता है, जो भारत का एक ग्रंथ था योगाचार भूमि शास्त्र। उसका पन्ना मिलता है, पढ़ नहीं पाते तो अपने गुरु के पास लेके जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि ये बताइए ऐसा मतलब कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो गुरु इनकी जब उसकी व्याख्या करते हैं, तो जब गुरु इनकी व्याख्या कर रहे होते हैं उसकी, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो कहते मुझे पूरा ग्रंथ पढ़ना है। तो क्या ये ग्रंथ अवेलेबल यहाँ नहीं है? अगर ये तुम्हें पढ़ना है तो इसके जानकार लोग यहाँ नहीं है, तुम्हें नालंदा जाना पड़ेगा, और नालंदा महाविहार में इसकी पढ़ाई होती है। क्या बात तो चूंकि सर उसमें चीन में विदेश यात्रा प्रतिबंधित थी, जो विदेश यात्रा प्रतिबंधित थी, तो इसलिए उन्होंने किया क्या कि लंबा रास्ता लिया। क्योंकि वो कई बार पकड़े गए, तो फिर जो राज कर्मचारी थे उन्होंने उनको वापस कर दिया। तो फिर एक लंबा रास्ता लिया। तो आप देख रहे होंगे कि आप जो है यहाँ लिखा हुआ सामने कि he traveled to learn Buddhism across living in both south and north of the Yangtze River in 624। तो इन्होंने जो है कि और सीक्रेटली वो निकले वहां से, और अकेले निकले बुद्धिज्म के बारे में और शिक्षा लेने के लिए 627 में। जो चाइना के कस्टम को जो है कि वो धोखा देकर, हाँ, एक तरह से छिपते छिपाते, है ना। छिपते छिपाते निकले। और फिर जब ये जो है कि फिर ये पूजनीय श्वेन सियांग किर्गिजिया में अरब सागर होगा मेरे ख्याल से। अरल सागर। अच्छा, अरल ही अराल। है समुद्र, अराल सागर, अराल सी जो है समुद्र तक पहुंचे। तथा उसी वर्ष उन्होंने उज्बेकिस्तान में बर्फ से ढके कुछ पहाड़ों को भी पार किया। बड़ी मेहनत की होगी, सोचिए। तो उनको चूंकि चोरी से जाना था, तो एक लंबा रास्ता लेना पड़ा, जिसको आपको पीछे एक मैप में बहुत अच्छे से दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कि वो वहाँ जो कैसे आप देखिए हड्डियों को दिखाया गया है कि वहाँ लोग मर रहे हैं कई जगह। उस बीच पे पार कर पाए। वो कई बार रेगिस्तान में फंस जाते हैं। आप जो है कि ये सबसे ऊपर कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। हाँ, वो प्रेम और करुणा की बोधिसत्व को दिखाया गया है। किसके किसके? द बोधिसत्व ऑफ लव एंड कंपैशन, जो बहुत सारे बोधिसत्व की कल्पना की गई है ना, उसमें वो चीज उनको प्रेम और करुणा के बोधिसत्व कहा जाता है। अच्छा।
उसके बाद वो नॉर्दर्न इंडिया से अंदर आते वो हैं। आते हैं। और जो मैंने वो भी अठ महाठानानी की बात हुई जो थी, आठ एट स्थान है, ग्रेट प्लेसेस की बात हुई थी, तो पहले जो 4 ग्रेट प्लेसेस हैं, यानी मतलब जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पे उनका जो है कि उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ पे उन्होंने पहले उपदेश धम्मचक्र दिया, जी। जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ। तो ये 4 जो है, तो इन्होंने हर बौद्ध यात्री की वो इच्छा होती है कि हम उन वो चारों जगहों पे जरूर देखें। जाएं। जैसे तो ये 4 देखिए- धाम हमारे यहाँ होता है उस तरह से। तो ये देख सकते हैं कि वो सारनाथ को वहाँ दर्शाया गया है, वहाँ बोधगया को दर्शाया गया है, लुम्बिनी को दर्शाया गया है, और बढ़िया है। कुशीनगर को दर्शाया गया है। और ये जब उन्होंने यात्राएं की तो वो नालंदा आते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। लेकिन कहा जाता है कि नालंदा में वो आए और यहाँ दो बार उन्होंने जो है कि आए, तो यहाँ का जो द्वार पंडित होता था वही इंट्रेंस टेस्ट लेता था। एंट्रेंस टेस्ट की आप इसके लायक हैं कि नहीं। तो अगर आप अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय में हाँ जो गेट का दरबान होता था, गेट कीपर जो होता था वही इतना एंट्रेंस टेस्ट का मतलब मालिक होता था। वो जो है कि आपका प्रवेश होगा कि नहीं वो तय करता वो तय करेगा। अगर आप उसके प्रश्नों का जवाब दे पाए तो अंदर जाइए, नहीं दे पाए तो नालंदा में आपकी एंट्री नहीं है। अरे वाह। तो उनको फिर 2 साल उनको प्रवेश नहीं मिल पाया था, तो उस तीसरे साल उनको जो है प्रवेश मिला। अच्छा, फिर तो उन्होंने फिर यहाँ पढ़ाई शुरू की। तो 2 साल वो उन्होंने क्या मतलब प्रवेश का इंतजार किया, घूमते रहे कई जगहों को घूमा उन्होंने। अच्छा। तो आप ये देख सकते हैं सर, नालंदा अपने जो है डिस्कशन डिबेट की परंपरा के लिए जाना जाता है। तो देखिए वो मास्टर वेंसांग वहाँ बाहर बैठ के अपना प्रवचन दे रहे हैं, और ये जो है भिक्षु लोग भी बैठे हुए हैं कि अच्छा आपने जो ये बात कही है, नहीं मैं इससे सहमत नहीं, ये बुद्ध वचन नहीं है या है, तो उसको अपनी नई नई की व्याख्याओं से जो है कि उसको जो है, ये देखिए उन्होंने लिखा भी है ना, कई शाखाएं हो गई थी, उनके मतभेदों को शांत करने के लिए बौद्ध सूत्रों को उपदेश देना शुरू किया, और कई पाखंडियों को बौद्ध सूत्रों के वाद विवाद में पराजित भी क्योंकि वाद विवाद की परंपरा अभी भी जो है वो है। शास्त्रार्थ जैसे हमारे यहाँ अभी भी जो टिबेटन बुद्धिज्म है उसमें जो है कि करते क्या है, जो वो लोग अभी भी जो है कि वो वाद विवाद वाली परंपरा कायम रखते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि वो वहाँ गए और वहाँ से घूमते हैं बहुत जगह। एक उस समय के बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे जयसेन, उनकी 639 ईस्वी में उनसे मुलाकात होती है। अजंता की गुफाओं का भी उन्होंने भ्रमण किया है। और वो पूरा ये जो है, और सर इनकी जो वापसी होती है जो 17 साल बाद, वो इलाहाबाद के सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कुंभ मेला में वही मैं बोलने जा रहा हूँ। इनकी जो वापसी होती है इलाहाबाद में कुंभ मेले के बाद होती है। उस समय इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा हो, जैसे आज इलाहाबाद में आप देखते हैं कुंभ मेला है तो एक ही धर्म के लोग नहीं, पहले जो है कि जितने सेक्ट के लोग थे सब आते थे। तो जब उस समय जो है कि है तो ये बौद्ध भी हैं, तो ये वहाँ इनका भी सम्मान किया गया, हर्षवर्धन इनको हर्षवर्धन ने बहुत सम्मान दिया। और ये जो है कि सारी चीजें जो है, और फिर वहीं से अपनी वापसी का जो है कि वो करते हैं। जब वहाँ से करते हैं तो सर 600 कुछ जो है यहाँ से किताबें लेके जाते हैं। 600 किताबें? हाँ, किताबें लेके जाते हैं, कुछ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ लेके जाते हैं चीन में। और ये जाते हुए जो है कि अब जाते हैं तो चूंकि इनकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी है कि अब इनको जो है जब जाते हैं तो वही जो राजा है वो सम्मान करता है। राजकीय विदाई हुई नहीं, वहाँ का राजा सम्मान करता है। वहाँ का राजा जब आए तो वहाँ स्वागत हुआ। वो जो है कि ताइजोंग जो वहाँ का राजा है, अच्छा, क्योंकि चोरी से गए थे तो भाई राजद्रोह किया था, लेकिन वो ताइजोंग जिंदा था उस समय। अच्छा, वो जब ये भागे थे तब भी ताइजोंग राजा था, तो तब वो समझ पाया कि क्यों गए। हाँ, तो उनको बहुत सम्मान करता है, उनको जो है कि कहता है कि अच्छा ठीक है। और उसको फिर देखिए वो दिखाया गया है ना, वो जो जिस ग्रंथ की मैं बात कर रहा था, जिसको लिए वो ललायत थे, योगाचार भूमि शास्त्र, देखिए लिखा भी गया है, एक्सप्लेनिंग द योगाचार भूमि शास्त्र एम्परर ताइजोंग ऑफ तांग डायनेस्टी। अच्छा, तो उस ग्रंथ को समझाते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले अच्छा आपको क्या चाहिए बताओ, तो कहते महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जो इतने जो ग्रंथ लाए हैं उसका मुझे अनुवाद करना है, तो प्लीज मेरे लिए एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोल दीजिए। अरे वाह। आप देखिए वो वहाँ पे बैठे हैं और ये शिष्य है सारे, वो जो जहाँ से लेके गए पूरा अनुवाद कर रहे हैं, वो पूरा उसको अनुवाद कर रहे हैं। तो वो अलग अलग भाषाओं में होगा जो यहाँ पे किताबें होंगी। हाँ, तो वो यहाँ से जो संस्कृत में ले गए थे उसको वहाँ चाइनीज में उन्होंने ट्रांसलेट कराया। और जब ये कराया तो अब हुआ क्या कि बहुत उन्होंने जीवन में यात्रा की और 60 साल की उम्र में जो है उनका देहावसान हो जाता है। 64 साल मेरे ख्याल से, अगर ऐसे माने वही 60-62 जो भी है। हाँ, 60-62 साल में उनका देहांत हो जाता है। और वो अंतिम में सर जो यहाँ ले गए थे यहाँ से किताबें 600 कुछ, तो उसमें 73वीं जो किताब थी रत्नकूट सूत्र या रत्न कीर्ति सूत्र नाम है आई थिंक, तो उसी का अनुवाद करने के बाद उसी दिन उनका देहांत हुआ। वो पूरा अनुवाद भी नहीं कर पाए थे। बहुत शानदार आपने जानकारी और दी। इन्होंने जो हुआ महल है चीन में, तांग डायनेस्टी में जो समय था, उस समय वो जो है वहीं पे उन्होंने उनका देहावसान। बताइए, तो ऐसे अनुवादकों की वजह से जी, ऐसे अनुवादक, ये तो हुआ वेनसेंग हॉल के सामने और नीचे मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। अगर मैं ऊपर नज़र उठाता हूँ तो बहुत ही शानदार, इतनी शानदार छत मैंने आज अभी हाल के दिनों में कहीं देखी नहीं है।
तो कोशिश करते हैं कि धम्म रतन से जानने की। धम्म बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये खुद भी बौद्ध भिक्षु रहे हैं। तो रतन थोड़ा बताइए कि आप ये बौद्ध भिक्षु कब बने और कैसे, क्या वेनसैंग से आप प्रेरित रहे, कैसे? नहीं, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था जो मुझे आकर्षित करता था और कुछ अपने निजी कारणों की वजह से। और यहाँ आप शोध कार्य कर रहे हैं नालंदा फिलहाल? बौद्ध अध्ययन विभाग में पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं, तो बड़ी शानदार। ये थोड़ा बताइए, इतना सुंदर छत बनाने का क्या मतलब? ये भी कोई चाइनीज कलाकृति है क्या? नहीं सर, ये अजंता की जो पेंटिंग्स है उनकी रिप्लिका है। अजंता की? हाँ, तो अजंता का यहाँ नालंदा से क्या संबंध है? नहीं मतलब जो कि अजंता की गुफाएं तो बौद्ध गुफाएं है ना। ओह अच्छा। ये बौद्ध है तो इसको तो उसको वहाँ जो है, जैसे आप एक चीज देख सकते हैं अजंता के खूबसूरती, जैसे ये महिला जो है, एक सेकंड मुझे थोड़ा जूम करने दीजिए। हाँ, ये महिला एक पुरुष के साथ है। हाँ दिख रही है। अजंता में आप देखेंगे तो यहाँ नग्नता जैसे हम जिसे अब कहते हैं, वहाँ जो रानियां मिलेंगी, रानियां हैं। जैसे मैं कुछ तस्वीरें देख पा रहा हूँ, जैसे ये हाँ अजंता एलोरा, ये वस्त्रहीन एक पुरुष स्त्री साथ हैं। हाँ, तो जो स्त्री है आप देख रहे हैं, उसके स्तन दिख रहे हैं वो, लेकिन नीचे कपड़ा पहना। तो जो रानियां हैं, जो राजकुमारियां हैं, वो काले रंग की है, और जो है अच्छा। और जो दासियां हैं वो गोरे रंग की है। अच्छा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं, जो नाग सभ्यता कहते थे, जैसे नागपुर के लोग कहते हैं ना कि हम नागवंशी लोग हैं। अच्छा। तो वो नाग सभ्यता के लोग भाई, चूंकि नाग अपना उन्होंने टोटम मतलब या प्रतीक क्यों बनाया, क्योंकि वो काले रंग के थे और सब काला होता है। अच्छा। जैसे हम कहते हैं सूर्यवंशी है, तो कैसे सूर्यवंशी? चंद्रवंशी है, क्योंकि सूर्य जो है पीला है। तो आप मेरा जो गेहुआ रंग जैसे वो है, और जो चंद्रवंशी और गोरे हैं, वो सफेद वाले हैं। तो ये थोड़ा कलर जो है ना सर, जो कलर वाली जो बात, सामने बड़ा सुंदर वेनसैंग की एक ऑयल पेंटिंग भी दिख रही है। ये किसने बनाई होगी रतन? सर ये कॉपी किया गया है, उसका तैल चित्र जो है चीन से मिला था। अच्छा, वो सिमिलर उनका जैसा भी रहा होगा रेप्लिका बनाया गया है। रेप्लिका बनाया गया है, और ये दर्शाया गया इन तैल चित्रों में कि कैसे वो हाँ, पूरा वो एग्जीबिशन बर्फ लगा के हुआ है। पहाड़ों को लेकर के, और ये वो बहुत देखिए ही- लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो ऐसे जगह पे पार करके, लेकिन उनको जिद थी कि मुझे भारत आना है, मुझे बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना है, भारत की यात्रा करनी है, जो है कि वो और यहाँ से किताबें लेके जानी है। कई सारी किताबें खो भी गई होंगी, लॉस भी हो गई होंगी कई सारी। लॉस हो गए थे। सिंधु नदी पार करते वक्त जो है थोड़ी सी बाढ़ आ गई थी, तो उसकी वजह से कोई चीजें उनकी बहुत से सामान जो डूब गए थे उसमें। अच्छा। लेकिन फिर भी जो वो काफी चीजें उन्होंने बचा ली। और ये सामने बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा की एक तस्वीर है। हाँ, इसमें वो बुद्ध के जो है कि कई कई पोजीशन मुद्राएं जो हैं। ये जो देख रहे हैं, ये रगा खगावृत्ति है, जो तीन कहते हैं ना मार कन्याएं जो है, उनको प्रभावित करने की कोशिश करती हैं जब बोध ज्ञान। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ अप्सराएं होती हैं जो उनका अप्सराएं तपस्या भंग करती हैं। तपस्या भंग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उससे भी नहीं डिगते हैं। अच्छा। तो बुद्ध के जो चार दृश्य हैं, जैसे ऊपर देखिए महापरिनिर्वाण का है, हाँ। यहाँ पे बुद्ध धम्मचक्रोत्तन का है बीच में, हाँ। नीचे जो है कि आपके क्या कहते हैं उस समय का है, जब उन्होंने वहाँ बोध गया के बोधि मंडप में हाँ। वो वहाँ बैठे हुए थे, तो अप्सराएं नाच रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। तो जीवन ये कहानियां तो बड़ी ऐसी लगती है जैसे कि हमारे ही पुराणों से ली गई। जैसे हमारे यहाँ भी अप्सराएं बहुत हैं। और अब होता क्या है ना सर, आप ये अंतर नहीं, जैन बौद्ध और जो है कि ये हिंदू धर्म, हाँ। ये जो इसे अंतर करे ना, हाँ। वो है तो भारत की ही ना, परंपरा हाँ, दूसरी हाँ, भले हाँ, हो सकती है, हाँ, लेकिन है तो भारत की ही। हाँ, हाँ। आपको लोग देखिए, तो कहानियां या लोक कथाएं वहीं से आई है, वही जो ये दो ट्रेडिशन उस समय थे, एक श्रमण है, एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण है वो वैदिक ग्रंथों को मान रहा है, वो जो है आपके जो पौराणिक ग्रंथों को मान रहा है। जो श्रमण है उसमें बौद्ध आ जाते हैं, उसमें जैन आ जाते हैं, उसमें चारवाक आ जाते हैं, बहुत ऐसे लोग थे वो आ जाते हैं। तो श्रमण ब्राह्मण सब एक साथ चल रहे थे, तो आप इसे आइसोलेट नहीं कर सकते कि नहीं ये ऐसा है तो ये एकदम ऐसा होगा। वो सब मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि वो ट्रेडिशन है, समय तो वही है। चलिए हमारे बुरा भला के दर्शकों के लिए दिखाते हैं वेनसैंग की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर, मूर्ति, और सामने देखिए बुद्ध और इधर वेनसैंग। आप बुरा भला देखते रहिए, इस तरह की जानकारी हम और भी देते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। तो ये देखिए सामने ये स्तूप के शेप में है। और ये बस खाली प्लेट लगाने के लिए। हाँ, बड़ी सुंदर ये प्लेट्स हैं। और जहाँ पर वेनसैंग की डायरी के कुछ पन्ने हैं जो शायद भारत के काम के हैं। कोशिश करते हैं जितना समझ में आता है, एक छोटी सी स्टोरी में कितना ही समझा पाएंगे। शायद सबसे पहले मुझे दिख रहा है वर्ण व्यवस्था के बारे में, और यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था का जहाँ तक संबंध था, यहाँ कुल 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, वो लोग ब्रह्मचारी होते थे, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये वेनसैंग ने जो यहाँ भारत को अपने हिसाब से जो डिकोड किया या जो समझने की कोशिश की, भारत की लिपि के बारे में, पठन पाठन के बारे में, और यहाँ के मौसमों के बारे में, और यहाँ की सीमाएं जो हैं उसके बारे में, यानी हर तरह से हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब कुछ है। इस तरह से कुछ ज़रूरी जानकारियाँ यहाँ पर वेनसैंग की डायरी के यहाँ पर रखे हुए हैं, और देखने में बहुत आकर्षक है। ज़्यादा चूँकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन भी, तो आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन यहाँ आकर देखने का जो मज़ा है वो शायद आपको वैसे ना मिले। बहुत ही शानदार ये जगह जहाँ पर हमें
आने का मौका मिला। सामने रोग और मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, भारत के बारे में जो उनकी समझ थी। रोगग्रस्त होने पर रोगी सप्ताह भर उपवास करता था, इस अंतराल में वो बहुधा भला चंगा हो जाता था। यदि वो स्वस्थ न हो पाता तो औषधियाँ लेने लगता था। ऐसा हमने सुना भी है कि जैसे पहले लोग बीमार पड़ते थे तो उसको अकेले में छोड़ दिया जाता था और आइसोलेटेड करके धीरे धीरे वो खुद ही ठीक होता था। लोगों की वजह से इतिहास बचा हुआ है और ऑथेंटिक इतिहास बचा हुआ है। सोचिए, नालंदा को जाता है और मीलों की यात्रा कर, ली कहते हैं उस भाषा में, इतनी लंबी यात्रा कर वो अफगानिस्तान के रास्ते आता है, फिर वापस इतनी किताबें लेके जाता है और उसे लगता है कि ये किताबें अगर मैं ट्रांसलेट कर दूंगा तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा काम होगा। तो ये बहुत बड़ा काम इस बिहार की धरती से हुआ, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी था। अगली बार जब आप आएँ नालंदा तो गूगल मैप तो ज़रूर लगाएं, लेकिन साथ में वैनसांग की एक डायरी भी अपने पास रखें। ज़रूर उसका अनुवाद आपकी भाषा में भी हुआ होगा। बुरा भला चैनल देखते रहें। शुक्रिया।